हेलो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं खान सर जी का नोट्स जो सेल का हम लोग पढ़ने वाले थे। तो उसमें हम लोग तो चैप्टर तो क्लियर कर लिए हैं और उसका कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू करवा दिए थे। और तो इसमें है आपका ऑप्शन के साथ, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं कि इसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है कोशिका, आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कोशिका विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? तो कोशिका विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि सभी जीव डैश खाली स्थान है कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव, मानव, जानवर, जंतु, कीट, पतंग, फतंगी सब किसका बना होता है? कोशिका के से ही बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ये नंबर। ठीक है, छठा नंबर है कि रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की थी, है ना? तो 1665 ईस्वी में। चलिए, सात नंबर देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा था? तो कार्क में देखा था। कहाँ देखा था? कार्क में देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठ नंबर प्रश्न है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ए। ठीक है, नौ नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है ना? रॉबर्ट हुक इसके लेखक हैं। और उसने रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में कुछ जानकारी दिया था ना, उसमें देखिए यहाँ कट कर दिया गया है। अच्छा, 10 नंबर प्रश्न है कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लीवन हॉक। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो डुडार्जिन ने की थी। किसने की थी? डुडार्जिन ने की थी। अच्छा, इसका डेट भी लिखा हुआ है, डुडार्जिन ने की थी 1835 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है और कोशिका का निर्माण पूर्ण स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो रुडॉल्फ विर्चो ने कहा था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि ओमनिश सेलुआ ई सेलुआ किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए बी नंबर ऑप्शन है इसमें, रुडोल्फ विर्चो। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न से यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि पादप यानी पेड़ पौधा कोशिका के बाहरी आवरण क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। चलिए, खाली स्थान 17 नंबर प्रश्न है, डैश पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती, क्या होती है? कोशिका भित्ति। 18 नंबर प्रश्न है कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ठीक है, जल पाया जाता है। आगे बढ़िए, 18 नंबर प्रश्न हो गया। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, कौन सी होता है? तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसको छोड़कर? तो माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से किस में अनुवांशिक पदार्थ नग्न है? तो जीवाणुओं कोशिका में। 22 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो अमीबा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या नहीं है? तो अमीबा नहीं है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? 23 नंबर का आपको बताना है। तो इनमें से सभी है। इनमें से क्या है? सभी है, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु। ठीक है, और देखिए खाली स्थान शुरू में बोला है केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्या हो गया इसका आंसर? देख लीजिए, इनमें सभी है, कोशिका भित्ति, प्लास्टिड, हरित लपट, है ना? किसमें पाया जाता है? पादप यानी पेड़ पौधा में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है,
क्या अनुपस्थित होता है? तो प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड यानी लबक। आगे देखिए, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है किसमें? जंतु में। आगे बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? आपको बताना है, 27 नंबर प्रश्न का आपको बताना है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है कि पादप में कोशिका भित्ति में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? सेल्यूलोज पाई जाती है, पेप्टिकन पाई जाती है, हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है, इनमें से सभी। इसका डी आंसर होने वाला है। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 का क्वेश्चन, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उनके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। क्या चुनना है? गलत चुनना है। चलिए, तो गलत चुनना क्या है? इसका आंसर सी है। ठीक है, सी है, देखिए इसका आंसर सी है। 31 नंबर का देखते हैं कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णात्मक परागमय झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली वर्णात्मक और परागमय झिल्ली है। खाली स्थान, प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं, तो विसरण उपयुक्त दोनों में से या परासरण में? ठीक है, इसका होने वाला है, बताइए जल्दी। 33 का आंसर बताइए। 33 का आंसर आपको बताना है, तो 33 का आंसर होने वाला है आपको सी। 33 का आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों में से, वही है ए बी, उपयुक्त दोनों में से। आगे बढ़िए, 34 नंबर प्रश्न है आपसे कि जल के अणु की गति एवं वर्णात्मक परागमय झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं, हो तो उसे क्या कहते हैं? परागमय। क्या कहते हैं? परागमय कहते हैं। अब देखिए, 35 नंबर प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल खाली स्थान से बने होते हैं, तो से बने होते हैं, किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन एवं सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन एवं सूक्ष्मदर्शी। 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न है कि जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? तो सी इसका आंसर होगा, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। आगे बढ़ते हैं, उनतीस नंबर प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? आपको याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया होती है, किस में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। खाली स्थान में कहाँ लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और यह देखिए, 41 नंबर प्रश्न में कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? पता है ना आपको? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, पावर हाउस शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब देखिए, आपका यहाँ है प्रश्न कि निम्न में से किसे कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो किसको होती है? लाइसोसोम, है ना। फटेगा या फाड़ेगा, इसका यही काम है ना। काम करिए ठीक से, नहीं तो ये अपने गुस्सा पे आ जाएगा, तो फिर किसी को नहीं छोड़ने वाला है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका है सर कि देखिए कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ए बी। देखो, पाचन थैली भी कहता है, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री नहीं कहते, ऐसा मत करिएगा। हाँ, ए बी कहते हैं, पाचन थैली और आत्महत्या थैली। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है? निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन लवक है? रंगहीन, तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। बेहतर, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, जिसको हरित लवक कहते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों का पीला रंग होता है कैरोटीनॉयड
कैरोटीनॉइड। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है 49, पर्णहरित खाली स्थान धातु में उपस्थित होता है तो मैग्नीशियम, ठीक है। 50 है नंबर है खाली स्थान, यह स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, कहाँ होता है? ल्यूकोप्लास्ट में होता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं। 50 हो गया, 51, 52 में चलते हैं हम लोग। अब देखिए कि राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो डी नंबर है कि इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी देखा जा सकता है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी समझते हैं ना? हाँ। अब देखिए 52, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए बेहतर है, बेहतर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बार बार स्क्रीन अप एंड डाउन हो जाता है तो इस कारण। चलिए खाली स्थान है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम तो दोनों में चाहिए ना, प्रोटीन चाहिए दोनों में। चलिए 54 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है, कहाँ से होता है? तो राइबोसोम से होता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है? राइबोसोम में होता है। चलिए 55 और 56 देख लेते हैं कि अंतः प्रदत्त जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको जालिका अनुप्रस्थि कहते हैं, तो लाल रक्त कोशिका, इसका आंसर होने वाला है लाल रक्त कोशिका। 55 नंबर का आपका आंसर होने वाला है लाल रक्त कोशिका, ठीक है। 56 नंबर का होने वाला है खुरदुरा। याद आ गया ना आपको? राइबोसोम, खुरदुरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये खुरदुरा, एक वो स्मूथ एक रफ था ना, तो कहाँ हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 के बाद बढ़ते हैं आगे। 56 के बाद 57 में हम लोग आ जाते हैं। बेहतर है, अंतः प्रदत्त जालिका जिसको बोलते हैं, तो इसको पोर्टल, कौन था? पोर्टल था, ठीक है। अंतः प्रदत्त जालिका, इसकी खोज पोर्टर ने 1969 में किया था, 1969 में किया था, ठीक है। अब देखिए गोल्जी का उपकरण की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये है कि ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका गोल्जी उपकरण हो जाएगा, ठीक है। 60 होने वाला है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है आपको बताना है। 60 नंबर का प्रश्न आपको बताना है, 60 का आपको बताना है, तो इसका आंसर होने वाला है गोल्जी उपकरण। कौन करता है? गोल्जी उपकरण। चलिए 61 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं गोल्जी उपकरण के बारे में, कि गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है तो राइबोसोम का निर्माण करना। क्या है? नहीं है तो राइबोसोम का निर्माण करना। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है रसधानी। पादप यानी पेड़ पौधा का सबसे बड़ा कोशिकांग है रसधानी। रसधानी उसे कहते हैं जिसमें पौधा अपना पानी को स्टोर करता है, ठीक है, और ह्यूमन में क्या होता है? छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। 63, किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है, किसी कोशिका में सबसे छोटा अंग कोशिका होता है, किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे बढ़िए। टचेबल प्रॉब्लम थोड़ा सा हमसे ज़्यादा हो जाता है, मतलब माफ करिएगा। देखिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है तो केंद्रक होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो केंद्रक होता है। 64 का आप लोग देख ही लिए हैं। अच्छा देखिए 65 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो क्या होता है? इनमें सभी है, ठीक है, इनमें सभी है। देख लीजिए आप, लाइसोसोम है, गोल्जी उपकरण है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें से भी है, इसका आंसर होने वाला है, ठीक। आगे देखते हैं 66 नंबर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो 66 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पादपों में गोल्जी का उपकरण है? तो क्या है? डी नंबर प्रश्न है डिक्टियोसोम। क्या है? डिक्टियोसोम। अच्छा 67 नंबर प्रश्न है कि टेनोप्लास्टर के चारों ओर एक झिल्ली है। टेनोप्लास्टर के चारों ओर झिल्ली है, क्या है? रसधानी है। क्या है? रसधानी है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो तारिका है। केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, तारिका है, ठीक है, जंतु कोशिका में। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। बेहतर है ना। खाली स्थान सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें दिया है ऊर्जा केंद्रक, प्लाज्मा केंद्रिका, विभाजन, तो आपका आंसर होने वाला है डी। चलिए देखिए 71 नंबर प्रश्न है खाली स्थान में राजधानियाँ बहुत होती है। क्या होती है? बहुत होती है। तो पादप कोशिका है ना। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न एंड हो गया। अब यहाँ से 62 नंबर हम लोग शुरू करते हैं।
देखिए 62 नंबर प्रश्न शुरू करते हैं कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किससे कहा जाता है। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गोल्जी उपकरण को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोल्जी उपकरण को कहते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। तो आपके सामने है गोल्जी उपकरण। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन सा एक राजधानी का कार्य नहीं है। तो सी, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। बेहतर, आगे देखिए। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। 75 नंबर प्रश्न की कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे वास्तविक केंद्रक का अभाव कहा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। चलिए 76 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। 77 में देखते हैं कि 77 है कि केंद्रक क्या है? केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म हम बता दिए, कुछ है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी है ना, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। 79 डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बराबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है, ए बी सी डी सभी। 80 है कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन खाली स्थान में संगठित हो जाता है। क्या है? गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र है। 81 है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। चलिए 82 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं हम लोग कि अरे हाँ, आ जाते हैं कि अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन के सभी सूचनाएं होती है। तो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। अच्छा 83 नंबर प्रश्न की निम्न में से किसे अनुवांशिक का वाहक कहा जाता है? तो गुणसूत्र को वाहक कहा जाता है। अच्छा 84 नंबर प्रश्न की डीएनए के क्रियात्मक खंड होते हैं। क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न है खाली स्थान को अनुवांशिक पदार्थ खाली अनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो 85 का इधर आधा होगा आपका। बेहतर, हाँ ठीक है। तो इसका होने वाला है डीएनए। ठीक है, क्या होने वाला है? डीएनए। थोड़ा सा शायद इधर कट गया है तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ना भी, मतलब डीएनए। चलिए 86 का होगा निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है। 86 का आपको बताना है कि कौन सा इसमें गुणसूत्र का भाग नहीं है। तो आपको आंसर होने वाला है डी। इसका क्या होने वाला है? डी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं कि 87 गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स यानी अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर कहते हैं। और 88 नंबर को देख लेते हैं। चलिए देखिए इधर क्या कहा है कि साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है। तो कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का विभाजन। 89 का होता है कैरियोकाइनेसिस का अर्थ होता है केंद्रक का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ होता है केंद्रक का विभाजन। आगे देखते हैं 90 देखने वाले हम लोग। थोड़ा सा इधर कट पिट गया है तो है ना, माफ़ करिएगा। तो 90 में है कि निम्न में से एक कोशिका विभाजन का दो, इसका छोड़ देते हैं, दिखाई ही नहीं दे रहा है तो मेरी ही गलती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या करें। चलो 95 से शुरू करते हैं। एक दो क्वेश्चन छूट गया है, माफ़ करिएगा, है ना। इसका शायद हो जाएगा। हाँ ये का है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए देखिए ये होने वाला है। देखिए मानवों के लिए 46 गुणसूत्र होते हैं युग्मज में। मानवों के लिए, अरे हम लोग ह्यूमन है ना, मेल हो या फीमेल, ह्यूमन तो है ये। 95, हे प्रभु, हाँ 95 देखते हैं। निम्न में से कौन सा समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? चरण नहीं है। डेप्लोटीन क्या है? डेप्लोटीन। अच्छा 96 है कि समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है। तो टेलाफेज। क्या है? टेलोफेज, माफ करिए, टेलोफेज। आगे बढ़ते हैं, है ना। 97 कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? तो प्रोफेज में गायब हो जाते हैं। हाँ 98 में अब चलते हैं। 98
चलिए इधर तो हो जाएगा, प्रॉब्लम उधर हो जाता है। चलिए ठीक है। 98। आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन किस चरण में गुणसूत्र के मध्य रेखा पर होते हैं? तो मेटाफेज में होते हैं। आगे देखते हैं। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के किस चरण में समसूत्री की संख्या दुगनी हो जाती है? तो एनाफेज में हो जाती है। कितने फेज में हो जाती है? एनाफेज में होती है। आगे देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न है कि कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिका अंग पुनः प्रकट हो जाती है, तो ये टेलाफेज हो जाती है। क्या हो जाती है? टेलाफेज हो जाती है।